नमस्कार। आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। हम यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी मुद्दों पर गहराई से बात करने वाले हैं, ख़ास तौर पर यूपीएससी की तैयारी के नज़रिए से। जी। हमारे पास कई महत्वपूर्ण स्रोत हैं, कुछ रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, नोट्स, और हमारा इरादा है कि इनमें जो जानकारी है उसे आसान तरीके से समझें। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य यही है कि इन स्रोतों के हर पॉइंट को, हर फैक्ट को सिर्फ जाने नहीं बल्कि उसकी गहराई को समझें। हाँ। और ये भी देखेंगे कि ये प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में कैसे काम आ सकते हैं, कहाँ पर मतलब खास ध्यान देना है। तो आज हम कई दिलचस्प टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे ये जो बड़ी ग्लोबल संस्थाएं हैं उनकी साख क्यों बदल रही है, भारत में कोऑपरेटिव्स की क्या स्थिति है, हमारी रेलवे सेफ्टी कैसी है, एजुकेशन रैंकिंग्स क्या कहती हैं, और कुछ और करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक संस्थाओं की, खासकर वो जिन पर पश्चिमी देशों का दबदबा रहा है। आजकल ऐसा लग रहा है कि इनकी विश्वसनीयता, इनकी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कहते हैं स्रोत इस बारे में? स्रोत बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जो बड़ी ग्लोबल संस्थाएं हैं ना, जो इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल मामलों को देखती थी, हाँ। जिन्हें पहले काफी हद तक निष्पक्ष माना जाता था, हाँ। अब उन पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिकी विदेश नीति के कुछ खास पहलुओं से मतलब जुड़ गई हैं। अच्छा। जिससे उनकी विश्वसनीयता या कहिए क्रेडिबिलिटी वो कम हुई है। और इसी वजह से शायद वो लेजिटिमेसी गैप यानी वैधता का संकट पैदा हो रहा है, जिसकी बात नोट्स में है। ये कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है मेंस के लिए काफी अहम है। हाँ बिल्कुल, लेजिटिमेसी गैप ये शब्द महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ही यही है कि इन संस्थाओं की जो स्वीकार्यता थी, जो अथॉरिटी थी, उस पर सवालिया निशान लग गया है। और इसका एक साफ उदाहरण है संस्थागत पूर्वाग्रह और डबल स्टैंडर्ड्स। हाँ, आप देखिए 2022 में यूक्रेन पर हमला हुआ तो रूस पर कितनी जल्दी और कितनी कड़ी कार्रवाई हुई। हाँ, हुई थी। लेकिन गाजा में हजारों मौतें हुईं, उसके बावजूद इजराइल के साथ सामान्य संबंध बने रहे। तो ये जो दोहरा रवैया है, ये साफ दिखता है। जैसे पेरिस ओलंपिक 2024 से रूस और बेलारूस को बाहर कर दिया, या रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से अलग कर दिया। ये बड़े कदम थे। अच्छा, ये स्विफ्ट प्रणाली क्या है, ये जानना प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकता है। हाँ जरूर, देखिए स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये असल में एक बहुत सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क है। अच्छा। जिसे दुनिया भर के बैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ है। तो अगर किसी देश को इससे अलग कर दिया जाए तो उसके गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। हाँ, ये प्रीलिम्स के नजरिए से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एक और चिंता की बात शायद इन संस्थाओं का मतलब एक तरह से निष्क्रिय हो जाना भी है ना? हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जैसे विश्व व्यापार संगठन WTO, उसका जो एपेलेट बॉडी है यानी अपीलीय निकाय, हाँ, वो 2019 से फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? वजह यह है कि अमेरिका ने नए सदस्यों की नियुक्ति को ब्लॉक कर दिया है, तो कोरम ही पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये बॉडी ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है। ओह, तो ये WTO अपीलियन निकाय का संकट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ध्यान देने लायक बात है। और एक प्रतिनिधित्व वाला मुद्दा भी तो है ना, रिप्रेजेंटेशन का। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के जो परमानेंट 5 सदस्य हैं, P5। हाँ, T5, क्या वो आज के दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल सच्चाई है, जो पावर बैलेंस है, क्या उसको सही मायने में दर्शाते हैं? शायद नहीं। ये तो दशकों पुरानी व्यवस्था है। UNSC में सुधार की मांग तो बहुत लंबे समय से चल रही है। और हाँ, ये मेंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन सब का असर क्या हो रहा है फिर? क्या इससे दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है? जाहिर तौर पर देखिए, जब ग्लोबल संस्थाएं पक्षपाती या इनएक्टिव दिखती हैं तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है। स्विफ्ट जैसे फाइनेंशियल नेटवर्क का अगर पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल होगा तो ग्लोबल कॉमर्स को चोट पहुंचेगी। और अस्थिरता और प्रतिबंधों से, जैसा हमने देखा है, एनर्जी मार्केट्स में उथल-पुथल मच सकती है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से समझने वाली बातें हैं। अच्छा, ये सारी बातें ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट 2025 रिपोर्ट में भी सामने आई हैं, जिसे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA जारी करता है। तो ICA और इसकी रिपोर्ट्स ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ICA एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो इस पूरी वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत की क्या भूमिका दिख रही है, खासकर तब जब अमूल और इफ्को जैसी हमारी सहकारी समितियों को दुनिया में टॉप रैंकिंग मिली है? देखिए, भारत के लिए यहाँ निश्चित रूप से अवसर नजर आते हैं। पहली बात तो भारत का बढ़ता इकोनॉमिक प्रभाव,
हाँ। अभी हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात है, भारत की जो स्ट्रेटेजिक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है वो उसे एक निष्पक्ष, एक लीडिंग देश के तौर पर क्रेडिबिलिटी देती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, जैसे यूक्रेन संकट के टाइम भारतीय मीडिया को कई जगहों पर एक रिलायबल सोर्स माना गया। सही। तीसरा है भारत की कल्चरल कैपिटल। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार है। ये जो हमारी सभ्यता की सोच है, ये भारत को एक खास ग्लोबल पहचान देती है। हाँ, ये तो ऐसे या जीएस के उत्तरों में बहुत काम आ सकता है। बिल्कुल। और चौथा, ग्लोबल साउथ पर भारत का जो फोकस है। जैसे भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होस्ट की थी और अपनी G20 प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन संघ को मेंबर बनवाया। एग्जैक्टली। ये ग्लोबल साउथ के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करता है, जो मेंस के लिए अहम है। और हाँ, अफ्रीकी संघ का G20 में शामिल होना, ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए याद रखने वाली बात है। कर भारत के अंदर आते हैं, बात करते हैं सहकारी समितियों की, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। ये होती क्या है असल में और इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, सीधी भाषा में कहें तो सहकारी समिति लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन है, एक ऑटोनोमस एसोसिएशन। अच्छा। लोग अपनी कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं। इसमें जॉइंट ओनरशिप होती है और कंट्रोल डेमोक्रेटिक होता है। ये परिभाषा प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और इनके कुछ सिद्धांत भी होते हैं, है ना? मैंने नोट्स में देखे 7 सिद्धांत। हाँ, सहकारिता के 7 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। मैं जल्दी से गिना देता हूँ। हाँ, बताइए। पहला, स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। दूसरा, सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। तीसरा, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। चौथा, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। पांचवा, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन। छठा, सहकारी समितियों के बीच सहयोग, कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स। और सातवां, समुदाय के प्रति चिंता, कंसर्न फॉर कम्युनिटी। अच्छा। ये सिद्धांत आप कह सकते हैं सहकारिता की आत्मा है, और मेंस GS पेपर 2 या 3 में कोऑपरेटिव्स पर लिखते समय ये बहुत काम आते हैं। भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और हमारे संविधान में इसका क्या स्थान है? इसकी फॉर्मल शुरुआत हम मान सकते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 से। ये एक्ट प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। 1904, ठीक है। और संवैधानिक स्थिति की बात करें तो सहकारी समितियां संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हैं। ये फैक्ट भी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव आया था ना 97 में, संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से, जिसने नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार दिया, आर्टिकल 19(1)(c) के तहत। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी डाला गया, आर्टिकल 43(b) में। एग्जैक्टली। ये 97वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 19(1)(c) और आर्टिकल 43(b), ये तीनों ही प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनको ध्यान से याद रखना चाहिए। अच्छा। और जहां तक कानूनी फ्रेमवर्क की बात है, तो जो समितियां एक से ज्यादा राज्यों में काम करती हैं, वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी MSCS एक्ट 2002 के तहत आती हैं। हाँ। इसमें 2023 में अमेंडमेंट भी हुआ है। तो ये MSCS एक्ट और इसका 2023 का संशोधन दोनों प्रीलिम्स के लिए जरूरी हैं। और जो समितियां एक ही राज्य में काम करती हैं, वो उस राज्य के अपने एक्ट से गवर्न होती हैं। भारत में इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है ना? मैंने पढ़ा दुनिया की 1/4 से ज्यादा, और महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य इसमें काफी आगे हैं। ये डेटा मेंस में यूजफुल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। सरकार ने भी इन्हें बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया है। हाँ, कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जैसे 1963 में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना था। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। NDCC 1963, ठीक है। फिर 1982 में नाबार्ड बना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सहकारी बैंकों को भी फाइनेंस करता है। नाबार्ड भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड 1982। हाँ। और सबसे हालिया और बड़ा कदम है 2021 में एक अलग से केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन। ये भी प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत जरूरी है। और इसी कड़ी में फिर अमूल और इफ्को का जिक्र आता है, जिनका हमने शुरू में नाम लिया था, जो ग्लोबल लेवल पर चमके हैं। जी हाँ, अमूल यानी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आणंद, गुजरात में है, 1946 में त्रिभुवन दास पटेल जी ने शुरू किया था। हाँ, श्वेत क्रांति। बिल्कुल। ये एक बेहद सफल डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल है। इसके 3.6 मिलियन से ज्यादा मेंबर हैं।
अमूल और इसके संस्थापक का नाम प्रीलिम्स के लिए याद रखना चाहिए। और इफ्को की स्थापना का साल 1967 प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए सहकारिता से अब चलते हैं एक और जरूरी मुद्दे पर, रेलवे सुरक्षा। हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो रेल दुर्घटना हुई उसने इस मुद्दे को फिर से फोकस मिला दिया है। क्या कहते हैं आंकड़े और इन हादसों के मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, अगर आंकड़ों को देखें तो सीरियस रेल एक्सीडेंट्स की संख्या में कमी तो आई है। 2014-15 में 135 थीं, जो 2024-25 में घटकर 31 रह गई हैं। अच्छा, कमी आई है। हाँ, लेकिन फिर भी आज से हो रहे हैं। और सीरियस एक्सीडेंट का मतलब है जिसमें जान माल का नुकसान हो, गंभीर चोटें आएं, ट्रैफिक रुके या रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे। और इनके मुख्य कारण क्या है? जैसे पटरी से उतरना, डेरेलमेंट। हाँ, डेरेलमेंट एक बड़ा कारण है। यह अक्सर ट्रैक में कमी या खराब रखरखाव की वजह से होता है, जैसे 2022 में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस का हादसा हुआ था। हाँ। फिर है सिग्नलिंग में गड़बड़ी, जैसा हाल ही में 2024 में कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में हुआ। जी। ये क्योंकि हालिया घटना है तो प्रीलिम्स के लिए प्रासंगिक हो सकती है। और परिचालन संबंधी गलतियां भी तो होती हैं, ऑपरेशनल एरर्स, जैसे 2023 में ओडिशा की वो भयानक कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना जिसमें सिग्नलिंग और स्विचिंग में चूक हुई थी। बिल्कुल। वो तो मेंस के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर में एक केस स्टडी बन सकती है। हाँ, बिल्कुल बन सकती है। इनके अलावा लेवल क्रॉसिंग पर हादसे, कभी कभी मौसम की खराबी, मानवीय भूल जैसे लोको पायलट की थकान या कभी कभी आगजनी जैसे कारण भी होते हैं। तो फिर सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, कई कदम उठाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण पहल है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRS के। RRS के? हाँ, ये 2017-18 में शुरू किया गया था, खास तौर पर सेफ्टी से जुड़ी पुरानी संपत्तियों को रिन्यू या अपग्रेड करने के लिए। RSS के प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। ठीक है। फिर एक कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी भी है। ये हादसों की जांच करता है और सेफ्टी मेजर्स पर सलाह देता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कमीशन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधीन है, रेल मंत्रालय के नहीं। अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये तथ्य प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। और तकनीक के बारे में क्या, जैसे इंटरलॉकिंग सिस्टम या वो कवच? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम पॉइंट्स और सिग्नल्स को सेंट्रली ऑपरेट करके मानवीय भूल कम करने में मदद करता है। और कवच KAVSEH, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कवच। ये RDSO ने स्वदेशी रूप से डेवलप किया है, एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम है। ये ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने में मदद करता है। दोहराते हुए, कवच प्रणाली प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कवच, ठीक है। इनके अलावा GPS बेस्ड फॉग सेफ्टी डिवाइस FSD हैं कोहरे के लिए, और ट्रैक की जांच के लिए अल्ट्रासोनिक फ्लॉट डिटेक्शन USFD जैसी तकनीकें भी इस्तेमाल होती हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी तो आ रही है, काफी कुछ हो रहा है, लेकिन शायद मानवीय पहलू पर भी ध्यान लेना जरूरी है, ह्यूमन एरर। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पर फोकस करना, और इन दोनों में मतलब टेक्नोलॉजी और ह्यूमन फैक्टर में एक तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। सतर्कता और ट्रेनिंग मानवीय भूलों को कम करने के लिए अहम है। चलिए अब दिशा बदलते हैं और शिक्षा जगत की ओर रुख करते हैं। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 आई है और इसमें भारतीय संस्थानों ने सुना है रिकॉर्ड संख्या दर्ज की है। जी हाँ, ये काफी अच्छी खबर है। 2026 की रैंकिंग में 294 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। 294? हाँ, जबकि 2016 में ये संख्या सिर्फ 24 थी, तो काफी बढ़ोतरी हुई है। लिस्ट में शामिल संस्थानों की संख्या के मामले में भारत अब चीन 395 के बाद एशिया में दूसरे नंबर पर है। ये आंकड़े भारत की हायर एजुकेशन में हो रही प्रगति को दर्शाते हैं। और टॉप 100 में कितने भारतीय संस्थान हैं? एशिया के टॉप 100 में इस बार 7 भारतीय संस्थान हैं, 5 IITs, IISc बैंगलोर और दिल्ली यूनिवर्सिटी। 7, ठीक है। इनमें IIT दिल्ली 59वें स्थान पर है और लगातार 5वें साल भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट बना है। ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हाँ, इन टॉप 7 संस्थानों के नाम भी ध्यान में रखना उपयोगी हो सकता है। एक और इंडिकेटर है जहां भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, पेपर्स पर फैकल्टी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि औसतन एक फैकल्टी मेंबर कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है। अच्छा, रिसर्च आउटपुट। हाँ, रिसर्च आउटपुट पर फैकल्टी। इस मामले में भारत एशिया में लीड कर रहा है। हमारे 5 विश्वविद्यालय एशिया के टॉप 10 में हैं और 28 टॉप 50 में हैं। ये भारत के बढ़ते रिसर्च आउटपुट को दिखाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हालांकि ओवरऑल रैंकिंग में हांगकांग यूनिवर्सिटी पहले और चीन का पेकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रहा। ये QS रैंकिंग बनती कैसे? मतलब
किन पैमानों पर संस्थानों को परखा जाता है? इसमें कुल 11 इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, पर पेपर साइटेशन, यानी एक शोध पत्र को औसतन कितने अन्य पेपर्स में कोट किया गया है, पीएचडी वाले स्टाफ की संख्या, कितने इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट्स हैं, वगैरह वगैरह। भारत में भी तो संस्थानों की रैंकिंग के लिए अपने फ्रेमवर्क्स हैं, है ना? जैसे NIRF। हाँ, बिल्कुल, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसे 2015 में शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ASHE। हाँ, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, AISHE, ये 2010-11 से चल रहा है। ये हायर एजुकेशन से जुड़ा सारा डेटा कलेक्ट करता है। AISHE भी प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। और हायर एजुकेशन में सुधार के लिए भी कई पहले हुई हैं, जैसे NEP 2020। हाँ, सबसे बड़ी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ही है। इसका लक्ष्य है भारतीय शिक्षा को होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी और ग्लोबल बनाना। NEP 2020 मेंस GS पेपर 2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस IOE स्कीम है, जो 2017 में शुरू हुई थी। इसका मकसद है कुछ चुनिंदा संस्थानों को वर्ल्ड क्लास बनाने में मदद करना। IOE स्कीम प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा भी तो है, जिसे अब PM उषा कहते हैं। हाँ, रूसा, जो 2013 में शुरू हुआ था, अब प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान या PM उषा के नाम से चल रहा है। इसका फोकस स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी इंप्रूव करना है। रूसा PM उषा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, स्वयं एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो MOOCs यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में उपलब्ध कराता है टॉप यूनिवर्सिटीज से। स्वयं और MOOCs ये भी प्रीलिम्स के लिए जरूरी हैं। बहुत सारी जानकारी हो गई। अब अंत में कुछ और छोटी मगर महत्वपूर्ण सुर्खियां देख लेते हैं जल्दी से, जो परीक्षा के लिए काम की हो सकती हैं। ठीक है, पहली खबर है नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल NCLAT से जुड़ी हुई। NCLAT। हाँ, NCLAT ने हाल ही में व्हाट्सएप मेटा डेटा शेयरिंग पर CCI ने जो 5 साल का बैन लगाया था उसे हटा दिया है, लेकिन जुर्माना बरकरार रखा है। यहाँ जानने वाली बात यह है कि NCLAT का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत हुआ है। धारा 410 कंपनी एक्ट 2013। हाँ, और ये NCLAT IBB, IBC के कुछ धाराओं के तहत CCI और NFRA के ऑर्डर्स के खिलाफ अपील सुनता है। तो ये सारी संस्थाएं NCLAT, IBB, CCI, NFRA और कंपनी एक्ट की धारा 410, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली खबर। अगली खबर मेघालय की एक नदी के बारे में है, उमंगोट। उमंगोट। हाँ, इसे दाउकी नदी भी कहते हैं। ये अपने क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए बहुत फेमस थी, लेकिन अब इसमें भी प्रदूषण बढ़ रहा है। ये शिलांग पीक के पूर्वी भाग से निकलती है। अच्छा। और पूर्वी जैंतिया हिल्स के दाउकी कस्बे से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। दाउकी भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। ये नदी जैंतिया हिल्स और खासी हिल्स के बीच एक नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है। तो उमंगोट या दाउकी नदी, इसकी लोकेशन और इससे जुड़ी पहाड़ियां, जैंतिया, खासी, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उमंगोट नदी, मेघालय। ठीक है, और तीसरी खबर है UNEP की एमिशंस गैप रिपोर्ट 2025 से। इसका टाइटल है ऑफ टारगेट। ऑफ टारगेट मतलब हम लक्ष्य से भटक गए हैं। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि देशों ने जो अपने NDCs यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अपडेट किए हैं, उनके बावजूद इस सदी में तापमान 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अरे बाप रे, ये तो पेरिस समझौते के लक्ष्य 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे, कोशिश 1.5 डिग्री सेल्सियस तक से बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2024 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2.3% बढ़कर 57.7 गीगाटन CO2 इक्विवेलेंट हो गया। 1.5 डिग्री का लक्ष्य पाना है तो 2035 तक उत्सर्जन में 55% की भारी कटौती करनी होगी। 55%? हाँ, कुल GHG उत्सर्जन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भारत और चीन में हुई है, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अब भी ग्लोबल एवरेज से कम है। अच्छा, ये पॉइंट जरूरी है। हाँ, तो UNEP, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, पेरिस लक्ष्य, NDCs, GHG डेटा, ये सब प्रीलिम्स और मेंस एनवायरनमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। और भारत का पर कैपिटा वाला पॉइंट भी अहम है। ठीक है, चौथी खबर है एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स यानी ADAS के बारे में। ADAS, ये क्या है? केंद्र सरकार सोच रही है कि ट्रकों और बसों, स्कूल बसों समेत के नए मॉडलों में ADS अनिवार्य कर दिया जाए।
ये असल में टेक्नोलॉजी का एक ग्रुप है जो सेफ्टी बढ़ाता है। इसमें लाइडार, रेडार, कैमरे जैसे सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन बदलने पर वार्निंग देना, ब्लाइंड स्पॉट का पता लगाना वगैरह। एडीएस तकनीक और इसके कंपोनेंट्स जैसा लाइडार, रेडार, ये प्रीलिम्स, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पांचवी खबर है विशेष इस्पात यानी स्पेशलिटी स्टील के लिए जो पीएलआई स्कीम है, उसके तीसरे चरण पीएलआई 1.2 के लॉन्च से जुड़ी। पीएलआई 1.2। हाँ, ओरिजिनल स्कीम जुलाई 2021 में आई थी। इसका मकसद है देश में हाई वैल्यू या हाई ग्रेड स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाना। पीएलआई 1.2 में 5 ब्रॉड कैटेगरीज में 22 सब कैटेगरीज शामिल हैं। इसमें कंपनियों को बढ़ी हुई बिक्री पर 4% से 15% तक इंसेंटिव मिलेगा। अच्छा, इस बात के लिए पीएलआई योजना प्रीलिम्स और मेंस इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और छठी खबर थोड़ी जटिल है, क्वांटम ग्रेविटी से संबंधित। क्वांटम ग्रेविटी। हाँ, एक हालिया स्टडी ने प्रस्ताव दिया है कि ब्लैक होल मॉलिक्यूल्स, ये काल्पनिक सूक्ष्म ब्लैक होल्स हैं, हमें क्वांटम ग्रेविटी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। क्वांटम ग्रेविटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जो ग्रेविटी, जो बड़े स्केल पर काम करती है, आइंस्टाइन की थ्योरी, को क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटे स्केल पर पार्टिकल्स के लेवल पर काम करती है, से जोड़ने की कोशिश करती है। ओह, मतलब दो अलग थ्योरीज को मिलाना। बिल्कुल, ये यूनिवर्स के कुछ बड़े रहस्य सुलझाने के लिए जरूरी है, जैसे ब्लैक होल के अंदर असल में क्या होता है या क्वांटम एंटेंगलमेंट कैसे काम करता है। क्वांटम ग्रेविटी की ये जो अवधारणा है, ये प्रीलिम्स, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। दिलचस्प। और आखिरी खबर है वैभव फेलोशिप के बारे में। वैभव यानी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। वैभव फेलोशिप। हाँ, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने वैभव फेलोज के साथ बातचीत की। ये फेलोशिप 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने शुरू की थी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जो प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक हैं, NRI, OCI और भारत के जो हायर एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बीच कोलैबोरेशन बढ़ाना। फेलो भारत आकर अपनी पसंद के संस्थान में 3 साल तक हर साल मैक्सिमम 2 महीने काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया पहल है। हाँ, तो वैभव फेलोशिप, इसका उद्देश्य और संबंधित मंत्रालय DST, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की हमारी विस्तृत चर्चा। हमने वैश्विक संस्थानों की चुनौतियों से शुरुआत की, फिर भारत में सहकारिता, रेलवे सुरक्षा, उच्च शिक्षा रैंकिंग और सुधारों पर बात की, और अंत में विज्ञान और तकनीक से जुड़े कुछ नए डेवलपमेंट्स को भी कवर किया। हाँ, और जैसा हमने पूरी बातचीत में देखा, दुनिया बदल रही है, ग्लोबल इक्वेशंस बदल रहे हैं और इसमें भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। भारत अपनी बढ़ती आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति का इस्तेमाल ग्लोबल साउथ की आवाज को और ज्यादा मजबूती देने और मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद को एक नई, ज्यादा समावेशी दिशा देने के लिए कैसे कर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। उम्मीद है ये चर्चा आपकी UPSC तैयारी में मददगार साबित होगी। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में फिर मिलेंगे।